नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और हमारे विज्ञान का ये पाठ है 10। और एक चीज़ और बताऊं मैं कि आज मैं जो पढ़ाऊं आपको, कल तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा और आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं और इसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखा जाए तो हम एक दूसरे को भी देख पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं। जैसे देखा जाए तो प्रकाश के गुण, इसमें अगला टॉपिक है, प्रकाश सरल रेखा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग होता है। विद्युत चुंबक की तरंग क्या होती है? जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको ही हम विद्युत चुंबक की तरंग कहते हैं। इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात या फिर वायु दोनों में ही गति कर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी कि जो प्रकाश होता है, जो अपारदर्शी वस्तु है, जैसे कि कोई ठोस वस्तु हुई जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता, उसकी वो क्या बनाता है? छाया बनाता है। अब इसके बीच में यदि हम कोई कांच रख लें और कांच रखने के बाद इस पर प्रकाश डालें तो उसकी छाया बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि वो पारदर्शी होता है। अगला टॉपिक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और इसकी चाल कितनी होती है बच्चों मेरे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आती है परिभाषा प्रकाश के परावर्तन की, जो आपको अच्छे से याद है। इसमें लिखिए, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा इस प्रकार है कि जब कोई प्रकाश प्रकाशिक या चमकीली सत्ता पर क्या होता है? आपतित होता है, तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं, जो आपको दिख ही रहा है। और बीच में काल्पनिक रेखा होती है जिसे अभिलंब कहते हैं। एक और चीज बच्चों मेरे, आपतित और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों कोण पर बने हुए हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब बात करें हम इनके नियमों की। इनके जो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, ये 2 नियम होते हैं। पहले लिखा है प्यारे बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब है, यदि इस आपतन कोण का मान यदि 50 डिग्री है, कितना है? 50 डिग्री। तो इस आपतन कोण का मान 50 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा बच्चों? 50 डिग्री होगा। यानी कि दोनों कोणों का मान कितना होता है? बराबर होता है। यदि कोई भी बंद। अब चलते हैं आगे बच्चों। यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री होगा। यदि इसका मान 10 डिग्री है तो इसका मान भी 10 डिग्री होगा। कहने का मतलब 100 बात की एक बात यह है कि दोनों कोणों का मान सदैव बराबर होता है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं प्रतिबिंब। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वह बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि क्या होता है कि जो वस्तु होती है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। और अनंत ना लेते हुए साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर सिर्फ 2 ही हम प्रकाश किरणें लेते हैं। और 2 प्रकाश किरणें जहाँ भी मिलती है उसका कहाँ बन जाता प्रतिबिंब? वस्तु का उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रतिबिंब के बाद। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और आभासी को बोलते हैं वर्चुअल
इमेज। बच्चों यह तब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक समतल दर्पण तथा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण में आपको बता दूं कि हमारे घरों में जिसमें हम सजते हैं, संवरते हैं, अपने आप को निखारते हैं, जो दर्पण लगा रहता है वो वास्तव में समतल दर्पण ही है जो हम घर में यूज़ करते हैं। हम अपने घरों में लगे हुए दर्पण को अधिकतर कांच कहते हैं, कि कांच में मुंह देख रहे हैं, कांच में हम चेहरा देख रहे हैं। कांच नहीं होता। कांच तो आपके घरों में लगा हुआ कि जो जूस पीने का गिलास है, जो हमारा दूध पीने का गिलास है, जो कांच के गिलास होते हैं, जो अंदर जो भी आइटम भरा जाता है वो बाहर भी दिखाई देता है, उसे बोलते हैं कांच का गिलास। कांच मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो। कांच के आजकल ऑफिसों में गेट होते हैं, हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल अधिकतर कांच वाले ऑफिसों में रहते हैं, तो कांच के गेट होते हैं। वो कांच पारदर्शी होता है, और जो दर्पण रहता है वो चमकीला पदार्थ होता है जो अपारदर्शी होता है। हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे घरों में जो दर्पण लगा रहता है उसे बोलते हैं समतल दर्पण। अब जब भी समतल दर्पण में हम हमारा चेहरा देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि जब भी आपके घर में समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हम देखते हैं कि आभासी एवं सीधा होता है। कैसा बनता है बच्चों? आभासी और सीधा। और दूसरा देखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है? बराबर होता है। आप अपने घरों में यदि आप अपना चेहरा देखते होंगे दर्पण में, तो आप जितने बड़े हैं, आप जितने मोटे तगड़े हैं, उतना ही कांच के अंदर दर्पण के अंदर क्या होता है, मैं भी आपकी तरह हूँ। जैसा आप बोलते हैं कांच कांच कांच, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है कांच, तो वो कांच नहीं है, क्या है? दर्पण है। तो दर्पण में जब भी हम हमारा चेहरा देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो बराबर वस्तु के बनता है। प्रतिबिंब दर्पण में उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। समझ में आया भाइयों? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित करता है। यदि दर्पण के बाहर आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो दर्पण के अंदर आपका बायां हाथ हिलेगा, और दर्पण के बाहर यदि आप बायां हाथ हिलाते हैं तो दर्पण के अंदर आपका दायां हाथ हिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण। अब दर्पण के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण। दूसरा होता है परवलयकार दर्पण, और एक होता है आपका मेन इंपोर्टेंट गोलीय दर्पण। अब इसमें मेन चीज होती है आपका गोली दर्पण। कौन सा होता है बच्चों? गोली दर्पण। अब इस गोली दर्पण को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्री होता है। बोले तो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, गोल होता है, गोली दर्पण कहलाता है। इसको हम अपनी सामान्य भाषा में कह सकते हैं, परिभाषा की लाइन में कह सकते हैं कि गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसका तल गोलाकार होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? गोलाकार होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने 2 दर्पण दिख रहे होंगे। अब ये गोली दर्पण है, पहला हो गया ये ऐसा मोड़ा हुआ जहाँ पॉलिश बाहर से, और एक उसी प्रकार से मोड़ा हुआ है, कटा हुआ है, जहाँ पॉलिश अंदर से। अब जहाँ पॉलिश होती है वहाँ से हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, जहाँ से पॉलिश नहीं है वहाँ से देख पाते हैं। तो इसमें पॉलिश बाहर से है। कहाँ से मेरे प्यारे भाइयों? बाहर से। कहाँ से? बाहर से। और हम अब कहाँ से देखेंगे प्रतिबिंब? अंदर से देखेंगे। तो बच्चों यहाँ परावर्तक तल जो अंदर की ओर है उसे परावर्तक तल कहेंगे, जिसमें हम हमारा प्रतिबिंब देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि परावर्तक तल कैसा है? उभरा है कि दबा हुआ है? दबा हुआ है, झुका हुआ है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो यह कहलाता है अऊ। हिंदी में बोलते हैं दबे हुए को अऊ। तो इस प्रकार से बने हुए दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर। अब बात करें हम, नीचे थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें पॉलिश कहाँ से है? अंदर से। अब हमारे चेहरा जो रहेगा वो कहाँ से देखेंगे?
बाहर से। तो बाहर से देखने पर ये कैसा नजर आएगा? उभरा हुआ। कैसा नजर आएगा भाई प्यारे बच्चों? उभरा हुआ नजर आएगा। जब उभरा हुआ नजर आएगा तो जब भी हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो ये उभरे हुए भाग में ही देखेंगे। कहाँ देखेंगे? उभरे हुए भाग में। तो कहने का मतलब है ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा उत्तल। उत का मतलब होता है, उत का मतलब होता है उभरा। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? उभरा। तो ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो? उभरा हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? उत्तल। और दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिरर। क्या बोलेंगे? मिरर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे ध्रुव हुआ, मुख्य अक्ष हुआ, वक्रता केंद्र हुई, वक्रता त्रिज्या हुई, द्वार हुआ, मुख्य फोकस हुआ, और फोकस तल भी होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको यदि वीडियो में दिख रहा हो तो ये पूरी परिभाषाओं को लिख कर मुझे बताइए और इसको थोड़ा सा याद कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।